और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात सामने आई है। यहां चोर ने छत फाड़ते हुए एंट्री की और देहरादून नगर निगम को अपना निशाना बनाया। नगर निगम में चोरी की वारदात का यह वीडियो भी सामने आया, जिसमें चोर फिल्मी अंदाज में छत को फोड़ते हुए नगर निगम के दफ्तर में घुसता है और दफ्तर में रखे कंप्यूटर और दूसरे सामानों को नुकसान पहुंचाता है। चोरी की इस घटना ने देहरादून नगर निगम की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो देहरादून की ये तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से यह सनसनीखेज मामला सामने आया, एक और जहां पर एक ट्रक मकान से टकरा गया। इसके बाद मकान की मालकिन भड़क गई और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। यहां तक कि ट्रक में आग लगाने की भी कोशिश की। जब पुलिस ने महिला को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गई और दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी महिला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं है। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला देहरादून के मोहब्बे वाला इलाके का बताया जा रहा है। तो पुलिसकर्मियों के साथ भिड़ी हुई नजर आ रही है महिला। ट्रक को आग लगाने की कोशिश की। अभी तक आपने रेलवे स्टेशन, ट्रेन और बसों में लोगों को भीख मांगते हुए देखा होगा, लेकिन भीख मांगने की हैरान करने वाली तस्वीर बेंगलुरु मेट्रो से आई है, जहां मेट्रो ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति बड़े आराम से भीख मांग रहा है। लोगों के पास जाकर उनसे पैसे देने के लिए कह रहा है और यह पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति मेट्रो के अंदर लोगों से पैसे की मांग कर रहा है। मामला सोमवार करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति मैजेस्टिक स्टेशन से चढ़ा और भीख मांगने लगा, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मियों को देखा तो उसने भीख मांगना बंद कर दिया और अगले ही स्टेशन पर उतर गया। जबकि मेट्रो ट्रेन के अंदर और परिसर में भीख मांगना मना है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हरिद्वार में शराब माफिया पर नकेल कसते हुए पुलिस ने हजारों लीटर नकली शराब बरामद की, जिसे शराब माफिया ने गन्ने के खेत में छिपा कर रखा था। लेकिन जब पुलिस ने छापेमारी की तो उसे ड्रम में कच्ची शराब मिली, जिसे पुलिस ने खेत में ही फैला दिया। पुलिस के इस एक्शन से शराब माफिया में हड़कंप मचा है। दिवाली से पहले शराब माफिया इस कच्ची शराब को बाजार में खपाने की तैयारी में थे, लेकिन शराब माफिया ये जहर लोगों तक पहुंचा सकते, उससे पहले ही पुलिस ने इसे बरामद करके नष्ट कर दिया। मुंबई के पास वसई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह पता चला कि भीषण जाम में पिछले 8 घंटे से 500 से ज्यादा स्कूली बच्चे फंसे हैं। जानकारी मिलते ही नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जाम में फंसे 500 से ज्यादा स्कूली बच्चों को रेस्क्यू किया। उन्हें पास के होटल में ले जाकर उनके खाने पीने का इंतजाम किया और तब जाकर कहीं स्कूल प्रबंधन और प्रशासन ने राहत की सांस ली। पिछले 2-3 दिन से मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हाईवे पर मरम्मत का काम चलने की वजह से लंबा जाम लग रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लंबा जाम लगा हुआ है। लोग घंटों तक यहां इन जाम में फंस रहे हैं। ऐसे में शारदाश्रम स्कूल और मदर टेरेसा स्कूल की बसें भी इस जाम में फंस गई थी। दोनों स्कूल की करीब 12 बसें हाईवे पर फंसी रही थी। यूपी के बुलंदशहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पड़ोसी ने 18 महीने के बच्चे की हत्या कर शव को संदूक में छिपा दिया। दरअसल 18 महीने का माधव बीती शाम अचानक लापता हो गया, जिसके बाद से बच्चे की तलाश की जा रही थी। किसी को शक न हो इसलिए कत्ल करने के बाद पड़ोसी भी बच्चे को साथ में तलाश करने का नाटक कर रहा था। लेकिन जब इस केस में पुलिस की एंट्री हुई और पुलिस ने शक के बाद सख्ती से पूछताछ की तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो युवक बच्चों को घर वालों के साथ मिलकर खोजने में लगा हुआ था, उसी ने बच्चे का कत्ल कर शव को संदूक में छिपा दिया था। बाद में पुलिस ने शव को संदूक से बरामद किया, जिसमें माधव का शव रजाई में लिपटा हुआ मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारा बच्चे के माता पिता से किसी बात को लेकर रंजिश रखता था और इसी के चलते उसने 18 महीने के मासूम का बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब खबर दिल्ली के मंगोलपुरी से है, जहां संजय गांधी हॉस्पिटल की छत पर एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यह युवक हॉस्पिटल की छत से होता हुआ छज्जे पर जा पहुंचा और अब फायर ब्रिगेड की टीम युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश में लगी है। लेकिन युवक छज्जे के छत पर बैठा हुआ है और ऊपर आने
ऊपर से आने के लिए तैयार नहीं है। नीचे लोगों की भीड़ जमा है। डर इस बात का है कि कहीं ये युवक छज्जे से कूद न जाए। उसे बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम यहां रेस्क्यू में जुटी हुई है। समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। संजय गांधी अस्पताल का यह मंजर है। फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है और छज्जे पर बैठा हुआ यह युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, जहां नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। नक्सली कमांडर भूपति सहित 60 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के साथ पोलित ब्यूरो का सदस्य है भूपति। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उसने आत्मसमर्पण किया। 6 करोड़ का इनामी है नक्सली सोनू दादा उर्फ भूपति। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का दावा है कि अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और ऐसे में जो बड़े नक्सली हैं उनका सरेंडर सरकार के दावों की कहीं ना कहीं पुष्टि करता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में यह बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि नक्सली कमांडर भूपति समेत 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी जो कि उनकी गतिविधियों की निगरानी करती है, उसके साथ साथ ये पोलित ब्यूरो का भी सदस्य है और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भूपति ने सरेंडर किया है। 6 करोड़ का इनामी है नक्सली। इसके कई नाम हैं। सोनू दादा उर्फ भूपति के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लंबे समय से ये नक्सल गतिविधियों में शामिल रहा था, कई वारदातों में भी शामिल रहा था। लेकिन अब जब माओवाद पर बड़ी नकेल कसी गई है सरकार की ओर से, तो बड़े नक्सली भी अब सरेंडर कर रहे हैं और मुख्य धारा में जुड़ने की पहल कर रहे हैं और सीएम के सामने सरेंडर किया है भूपति ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नक्सली कमांडर भूपति के साथ साथ कुल 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 6 करोड़ का इनामी था और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ये बड़ा कमांडर था और इसके सरेंडर को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर नक्सल विरोधी अभियान में देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब नक्सलियों को भी यह समझ में आ गया है कि सरकार की सतत कार्रवाई के बाद उनका टिकना अब मुश्किल है। लिहाजा नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में लगातार एनकाउंटर का सिलसिला चल रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो और दूसरे जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इन सब के बीच भूपति का सरेंडर बहुत बड़ा झटका है नक्सल आंदोलन के लिए और वहीं सरकार के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। अगली खबर है उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां एक होटल में हिंदू संगठन के लोगों ने विशेष समुदाय के युवक को जमकर पीटा। आरोप है युवक ने नाम बदलकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे होटल लेकर के आया। लड़की के होटल में जाने की भनक हिंदू संगठन के लोगों को जब लगी तो वो लोग भी होटल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। युवक को पीटा भी गया। उधर तूने हरकत कैसे करी? पुलिस भी मौके पर पहुंची और जब रजिस्टर की जांच की गई तो युवक ने अपना नाम अहमद ठाकुर दर्ज कराया था और अपने पिता का नाम विशाल ठाकुर बताया था और इसी नाम से वो लड़की को झांसा दे रहा था। जब युवक से सख्ती से पूछताछ की गई तो सारी असलियत सामने आ गई। चाचा का नाम बता, चाचा का नाम बता। हाँ बता, जल्दी बोल, सच सुन ले सच, नाम बोल चाचा का। नाम बता। लड़के का नाम अहद ठाकुर नहीं बल्कि अहद खान है और इस युवक के मुस्लिम होने की जानकारी लड़की को नहीं थी और वो गुरुग्राम में एक शातिर चोर ने ज्वेलरी देखने के बहाने करीब 20 लाख की सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस अब उस शातिर चोर की तलाश में जुटी है। दरअसल ये वाकया साइबर सिटी गुरुग्राम के झाड़सा गांव का है। यहाँ दीपांशु ज्वेलर्स के नाम से नितिन सोनी ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। उनके साथ उनके बुजुर्ग पिता भी शॉप पर बैठ जाते हैं। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कल दोपहर एक युवक ज्वेलरी शॉप पर आया और एक सोने की चीज देखी और ये कहकर कि मैं शाम को अपने भाई के साथ आऊंगा कहकर चला गया। शाम के समय फिर से वही युवक ज्वेलरी शॉप पर आया तो उस वक्त ज्वेलरी शॉप के मालिक नितिन सोनी शॉप पर नहीं थे बल्कि उनके पिता थे। तो उसने उनसे वही सोना दिखाने के लिए बोला। जब दुकान पर बैठे नितिन के पिता आरोपी को सोने का सामान दिखाने लगे, उसी बीच उसने सोने के टॉप्स के एक पैकेट को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और दुकान से बगैर कोई सामान लिए बाहर चला गया। जिस पैकेट को लेकर वो चोर दुकान से भागा उसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। नितिन सोनी ने इस पूरी घटना की शिकायत पुलिस से की है और दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन को छेड़ना पर्यटकों को भारी पड़ गया। सफारी के दौरान बाघिन ने पर्यटकों की जिप्सी का पीछा किया और इस दौरान मौत को सामने देख सभी की सांसें अटक गईं। वीडियो में देख सकते हैं कि बाघिन पर्यटकों से भरी गाड़ी का पीछा कर रही है। वो तेजी से पर्यटकों की तरफ लपकती है। जिप्सी का ड्राइवर माहौल को भांपते हुए तेजी से गाड़ी बैक गियर में डालकर भागने लगा। जिप्सी पर सवार पर्यटक घबरा गए। पन्ना टाइगर रिजर्व में सड़क किनारे अचानक ही झाड़ियों से बाघिन निकल आई। थोड़ी देर पहले बाघिन को देखकर जो लोग फोटो खींच रहे थे वो सहम गए। ड्राइवर तेजी से गाड़ी पीछे ले गया। कुछ दूर तक बाघिन ने जिप्सी का पीछा किया, फिर जंगल की ओर लौट गई। बाघिन के जाने के बाद भी पर्यटकों के चेहरे पर खौफ दिखा। ये घटना पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन की बताई जा रही है, जहां रोजाना सैकड़ों पर्यटक सफारी का आनंद लेने आते हैं। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में भीषण आग लगने से 20 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में मारे गए लोगों के शवों की पहचान मुश्किल हो रही है, लिहाजा डीएनए सैंपल से पहचान कराई जाएगी। खिड़कियों से निकली आग की लपटें जिस बस में दिख रही हैं, ये वही मौत की बस है जो जैसलमेर से जोधपुर के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि इस बस में 50 से ज्यादा सवारियां मौजूद थी। ये बस जैसे ही जैसलमेर से थोड़ी ही दूर चली कि उसके पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। पीछे आग लगने के बाद सामने बैठे लोग तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन पीछे की सीटों पर बैठे यात्री नहीं निकल पाए और बुरी तरह झुलस गए। इस हादसे में अब तक 20 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो यात्री झुलसे उन्हें इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर भेजा गया। शव इतनी बुरी तरह से जले हुए हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है, लिहाजा सभी शवों का डीएनए सैंपल लिया गया है और उसे परिवार वालों के डीएनए से मैच कराया जाएगा। शवों की पहचान नहीं हो पाने की वजह से ही अभी तक मृतकों की सूची जारी नहीं की गई है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना स्थल का दौरा किया और राहत और बचाव के काम की समीक्षा की। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जिला प्रशासन ने मृतकों की पहचान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हरियाणा में एएसआई संदीप सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रोहतक में एएसआई के घर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सुसाइड करने वाले एएसआई के परिवार से मिले मुख्यमंत्री। एएसआई के परिवार ने सीएम सैनी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली और इस मामले में उन्होंने पूरन कुमार के ऊपर आरोप लगाया कि वे भ्रष्टाचार में शामिल रहे थे और उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। इस पूरे मामले को लेकर के अब एएसआई का जो परिवार है वो आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। और इस बीच सीएम ने पीड़ित मृतक एएसआई के परिवार से मुलाकात की है। परिवार ने न्याय की मांग की है। एबीपी संवाददाता मनोज वर्मा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। मनोज, बहुत उलझा हुआ यह मामला है जिसमें आईपीएस पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद अब एएसआई की खुदकुशी हुई है। इस मामले में सीएम ने मुलाकात की है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ संदीप कुमार के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त अभी यहीं पर मौजूद है और परिवार के लोगों से वो बात कर रहे हैं। परिवार के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए इस पूरे मामले के अंदर। यही वजह है कि अभी तक जो संदीप कुमार है उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। कल जो घटनास्थल था वहां से जो संदीप कुमार का शव था उसको लेकर के परिवार यहाँ घर पर आ गया था और उसके बाद से ही जो शव है वो घर के अंदर रखा हुआ है। तो फिलहाल जब अब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो परिवार को उम्मीद है कि उनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाएंगी और उसके बाद हो सकता है थोड़ी देर बाद परिवार कोई डिसीजन ले और पोस्टमार्टम करवाया जाए। तो फिलहाल अभी इंतजार है कि जब नायब सिंह सैनी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या आश्वासन देते हैं ये देखना होगा। जी, बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। ओडिशा के बालासोर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि बिल्डिंग में कैसे भीषण आग लगी हुई है। बिल्डिंग से आग की लपटें निकलती नजर आई। पूरे इलाके में कुछ ही देर में धुएं का गुबार छा गया। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग किस वजह से लगी फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने के लिए दमकल की टीम यहां पर लगातार प्रयास कर रही है। लाखों का सामान जलकर के खाक हो गया है। दुकान में भीषण आग लगी। आग की लपटें लगातार उठती हुई नजर आ रही थी। काला धुआं पूरी बिल्डिंग को अपनी आगोश में ले चुका था। ओडिशा के बालासोर की ये तस्वीरें।
गोंडा में एक युवक के घर में कोबरा निकल आया। जहरीले कोबरा को देखकर युवक ने गजब की दिलेरी दिखाई। उसने खतरे के बावजूद कोबरा को रेस्क्यू कर लिया। इस दौरान आसपास खड़े लोग युवक को दूर हटने की नसीहत देते नजर आए। कोबरा बार बार फुफकार रहा था। युवक ने जिस लकड़ी के डंडे से उसे दबाया हुआ था उस पर बाइट कर रहा था। लेकिन इन सब के बाद भी घनश्याम मौर्य नाम का ये टीचर जरा ज्यादा था कि वो बमुश्किल ही हिल पा रहा था। इस बीच मौका पाकर टीचर ने कोबरा को प्लास्टिक के डिब्बे में कैद कर लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोबरा किस तरह से डिब्बे के अंदर धीरे धीरे जा रहा है। मौके पर मौजूद महिलाओं ने टीचर को बार बार मना किया, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार कोबरा को रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में नशे के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ। एक महिला अपनी बेटियों के साथ मिलकर इलाके में युवाओं को नशीली दवाएं सप्लाई करती थी। पुलिस के निशाने पर कई ऐसी महिलाएं हैं जो गोरख धंधे में शामिल हैं। पुलिस ने जब कोतवाली थाना क्षेत्र के इस घर में छापा मारा तो मौके से भारी मात्रा में 100 सीसी से अधिक नशीली कफ सिरप बरामद हुई। ये सिरप आसपास के इलाकों में सप्लाई किए जाने थे। महिला अपने परिवार के साथ मिलकर बेहद चालाकी से ये अवैध कारोबार चला रही थी। घर में ही सीमेंटेड तहखाना बनाया गया था जिसमें नशीली दवाएं छिपाकर रखी गई थी। घर के कोने में बना ये तहखाना एक तरह से गोदाम था जिसमें नशीली कफ सिरप को छिपाया जाता था। पुलिस को काफी समय से इलाके में नशे के कारोबार की शिकायतें मिल रही थी। जांच के बाद जब पुख्ता सबूत हाथ लगे तो टीम ने मौके पर दबिश दी। नशीली कफ सिरप ये लोग बेच रही थी। इनके ऊपर पूर्व में भी मामले पंजीबद्ध रहे हैं, तो इनकी तलाश पहले से भी थी और ये लगातार इस तरीके का काम कर रही हैं। तो उन सभी लोगों को भी चिताया जा रहा है कि जो इस तरीके का काम करते हैं वो ये काम छोड़ दें। फिलहाल महिला और उसकी 2 बेटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जब्त सिरप के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही ये भी पता लगा रही है कि आरोपी महिलाओं के संपर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई के गोरेगांव वेस्ट से, जहां सिद्धार्थ नगर में अटल सोसाइटी में आज सुबह तड़के आग लग गई। आग इमारत की दूसरी मंजिल पर 203 नंबर के फ्लैट के बेडरूम में लगी थी। आग से कमरे में मौजूद इलेक्ट्रिक वायरिंग, एसी यूनिट, घरेलू सामान, लकड़ी का फर्नीचर, गद्दे और किताबें जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस दौरान लपटों की तपिश और धुएं की चपेट में आकर घर में मौजूद 65 वर्षीय रमीला साहा और 40 वर्षीय कुणाल साहा घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मुंबई के गोरेगांव में रिहायशी इलाके में आग लगी है। एक फ्लैट में आग लगी, भारी नुकसान हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में अवैध खनन का खेल जोरों पर चल रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे खनन माफिया खुलेआम मिट्टी की अवैध निकासी कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको हम दिखाते हैं कि जेसीबी की मदद से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर मिट्टी को बेचने के लिए भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन की वजह से खेत खराब हो रहे हैं, रास्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन से मिलीभगत होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती। यह पूरा मामला कुंदरकी क्षेत्र के गद्दीपुर का बताया जा रहा है। तो जेसीबी मशीनों से खुलेआम खुदाई की जा रही है और बताया जा रहा है, आरोप है स्थानीय लोगों का कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर करके रेत ले जाई जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही।